अगर आपको स्टॉक मार्केट में मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करना है तो देयर आर 3 to 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी बिजनेस में होनी चाहिए। जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम कह सकते हैं जो ट्रिगर्स अगर किसी कंपनी में प्ले आउट होते हैं तो उसकी वजह से एज एन इन्वेस्टर यू कैन प्रिडिक्ट दैट उस कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट की ट्रेजेक्टरी क्या हो सकती है, और इसका अंदाजा लगा के एज एन इन्वेस्टर हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। सो इन दिस एपिसोड आई डिस्कस वन ऑफ दोस कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रिगर जो आप कह सकते हो, जो मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल ट्रिगर हो जाता है किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए, which will eventually lead to a stock price appreciation. So let's get started. Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And जो ट्रिगर की हम बात कर रहे हैं उस ट्रिगर का नाम हो जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज। नाउ सबसे पहले एकदम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं दैट ऑपरेटिंग लिवरेज होता क्या है। सो इसे मैं आपको बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा, जहां पर लेट्स अज्यूम दैट प्रतीक इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है और ये कंपनी ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सिखाती है, जस्ट द यूजुअल थिंग व्हिच आई डू। नाउ जब किसी कंपनी को चलाने की बारी आती है तो वहां पर दो तरह के कॉस्ट लगते हैं। द फर्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। एंड एज नेम सजेस्ट जो कॉस्ट वेरी होते रहते हैं उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, जो कॉस्ट थ्रू आउट फिक्स्ड रहते हैं इवन दो सेल्स बढ़े या फिर घटे उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। नाउ लेट्स डू वन एक्सरसाइज जहां पर मैं आपको डिफरेंट कॉस्ट बताऊंगा प्रतीक इंडस्ट्रीज के, एंड यू हैव टू डिटरमाइन कॉमन सेंस लगा के दैट वो जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगी या फिर फिक्स्ड कॉस्ट में। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम द फर्स्ट कॉस्ट इज सैलरी, जहां पर आई हैव एन एडिटर जिसका नाम शिवम है एंड उसे मैं सैलरी देता हूं। सो ये जो कॉस्ट है सैलरी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा या फिर वेरिएबल कॉस्ट में, लेट मी नो। नाउ अगर आपका आंसर है फिक्स्ड कॉस्ट सो यू आर राइट, बिकॉज अगर मैं 10 वीडियो बनाऊं या फिर 15 वीडियो बनाऊं या फिर 20 वीडियो बनाऊं, जब तक शिवम की बैंडविड्थ है तब तक वो मेरे लिए वीडियो एडिट करके दे सकता है। सो दिस कॉस्ट वुड बी फिक्स्ड, जितनी भी क्वांटिटी में उसको वीडियो दूं उसके हिसाब से। सो किसी भी बिजनेस में सैलरी वुड बी अ फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ सेकंड वन, जो ये मैं अपने घर में शूट करता हूं, लेट्स अज्यूम दैट मैंने एक स्टूडियो रेंट कर दिया। सो जो स्टूडियो का रेंट है वो फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा या फिर वेरिएबल कॉस्ट में, लेट मी नो। अगर आपने कहा फिक्स्ड कॉस्ट, यू आर अगेन राइट, बिकॉज इस स्टूडियो में मैं 10 वीडियो बनाऊं, 100 वीडियो बनाऊं, 500 वीडियो बनाऊं, कितने भी वीडियो बनाऊं, ये जो स्टूडियो का रेंट है वो फिक्स्ड होने वाला है। दैट्स व्हाई दिस वुड बी अ फिक्स्ड कॉस्ट। सो किसी भी बिजनेस में जो रेंट्स रहते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। नाउ यहां पर लेट्स अज्यूम दैट मैंने बहुत ही बड़ी लाइट लगा के रखी है जिससे मुझे जो मेरा वीडियो है वो लिट अप करने के लिए हेल्प करता है, जो फोन जो लैपटॉप में यूज करता हूं एडिटिंग के लिए या फिर जो रोजमर्रा के कामों के लिए। सो जो ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, अगर मैं अपना काम बढ़ाऊं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या फिक्स्ड रहेगा या फिर वेरिएबल रहेगा? तो अगर आपने कहा वेरिएबल रहेगा, सो यस यू आर राइट। सो किसी भी बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वुड बी द वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज अगर किसी कंपनी में प्लांट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अगर किसी कंपनी को ज्यादा ऑर्डर आ गए एंड उसकी वजह से कंपनी को प्लांट्स बहुत ज्यादा देर तक चलाने लगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, जो हो जाता है एक वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, नाउ प्रतीक इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल वुड बी द टाइम जो मैं इस कंटेंट को बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। बट किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा या फिर वेरिएबल कॉस्ट, लेट मी नो। अगर आपने कहा वेरिएबल कॉस्ट, सो अगेन यू आर राइट, बिकॉज अगर किसी कंपनी को ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने तो वो ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हवा में तो नहीं कर देगा। सो दे हैव टू इन्वेस्ट और दे हैव टू बाय द रॉ मटेरियल उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। सो द रॉ मटेरियल कॉस्ट वुड बी ऑलवेज अ वेरिएबल कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट समझ में आ गया हो दैट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं। नाउ इन दोनों कॉस्ट को समझ के आप डिटरमाइन कर सकते हो दैट किसी कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। नाउ ऑपरेटिंग लिवरेज को समझाने के लिए हम प्रतीक इंडस्ट्री को फिर से लाते हैं इस वीडियो में, एंड लेट्स अज्यूम दैट फर्स्ट ईयर में प्रतीक इंडस्ट्री ने 100 रुपए की रेवेन्यू जनरेट किया एंड उस 100 रुपए के रेवेन्यू पे प्रतीक इंडस्ट्री ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया 20 रुपीज। सो इस सिनेरियो में कंपनी का पैट मार्जिन क्या हो गया? 20%। गुड। नाउ इस चीज में 100 रुपए के टॉप लाइन एंड 20 रुपए के बॉटम लाइन में बीच में सैलरी कॉस्ट आ गया, बीच में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ गया, बीच में रेंट आ गया, एंड एवरीथिंग जो भी बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंसिव वो आ गए, एंड देन एट द एंड डिटरमाइन हुआ दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रतीक इंडस्ट्री ने कितना जनरेट किया। नाउ लेट्स अज्यूम प्रतीक इंडस्ट्रीज ने बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया एंड लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगे, जिसकी वजह से प्रतीक इंडस्ट्री का जो एडसेंस का रेवेन्यू है एंड ऑल्सो जो ब्रांड स्पॉन्सरशिप का रेवेन्यू एंड ऑल्सो जो वेबिनार्स, सेमिनार्स एंड जो कोर्सेज के थ्रू प्रतीक इंडस्ट्री जो रेवेन्यू कमाता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया एंड 100 रुपए से बढ़ के हो गया 200 रुपए। और इस सिनेरियो में जहां पर ईयर 2 में प्रतीक इंडस्ट्री ने अपने रेवेन्यू को 100% से ग्रो किया, सो इस केस में आई वांट यू टू डिटरमाइन दैट इस कंपनी का जो पैट रहेगा, पहले जो 20% का पैट मार्जिन कमाता था ईयर 1 में प्रतीक इंडस्ट्री, क्या वही सेम रहेगा या फिर उससे ज्यादा होगा? लेट मी नो इन द कमेंट। एंड यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसको जरूर ध्यान में रखना।
सो अगर आपने कहा कि 20% का जो पैट मार्जिन है वो फिक्स्ड रहेगा, सो यू आर रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर अगर मैंने अपनी रेवेन्यू को 100% से ग्रो किया पर जो मेरे एक्सपेंसेस है वो 100% से ग्रो नहीं होने वाले, क्योंकि जो रेंट एक्सपेंस है वो फिक्स्ड रहेगा, जो एक मेजर एक्सपेंस हो जाता है मेरे बिजनेस में। जो सैलरीज है वो फिक्स्ड रहेगी। यस, अगर मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाए तो मैं एक और एडिटर हायर कर सकता हूँ, बट इस केस में भी अगर मैं एक और एडिटर हायर करके उसे कुछ सैलरी दूं तो वो जो एक्सपेंस मेरा बढ़ा वो आई थिंक 20-30-40% से बढ़ेगा, पर जो मैंने सेल्स ग्रो किए वो 100% से ग्रो किए। सो इन दिस सिनेरियो एज वेल जो पैट मार्जिन है वो ऑफ कोर्स बढ़ा रहेगा। यस, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वेरी होते रहता है तो वो थोड़ा बढ़ा रहेगा। तो ये कैलकुलेशन के बाद आई एम अज्यूमिंग दैट जो मेरा पैट मार्जिन रहेगा वो आराम से 40-45% 50% के आसपास होना चाहिए। सो यहां पर इन दिस सिनेरियो पहले मैं 100 रुपए की सेल्स पे 20 रुपए कमाता था, 20% कमाता था, बट अगर मैंने नेक्स्ट ईयर अपनी सेल को ग्रो करके 200 रुपए कर दिया तो ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से मैं 200 रुपए पे 40 रुपए नहीं कमा रहा, मैं 200 रुपए पे 100 रुपए कमा रहा हूं 50% का अगर हम पैट मार्जिन गिने तो। एंड दिस इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग लिवरेज जो मैं आपको समझाना चाहता था। नाउ आई वांट यू टू एक्सप्लेन दैट अगर कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है कंसिस्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली अगर कोई कंपनी अपनी सेल्स को ग्रो करते रहती है, सो इन दिस केस पीई री रेटिंग भी होती है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल का री रेटिंग भी होता है। सो यहां पर लेट्स अज्यूम दैट प्रतीक इंडस्ट्री को पहले मार्केट देता था 10 का पी, सो इस केस में 100 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया और 20 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने जनरेट किया। एंड इस केस में अगर मुझे मार्केट 10 का पी देता है तो मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 200 रुपए। एंड सेकेंड ईयर में मैंने 200 रुपए की सेल पे 50% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ 100 रुपए की सेल जनरेट की। सो यहां पर 20% से मेरा मार्जिन हो गया 50% एंड मैंने सेल्स को भी कंसिस्टेंटली ग्रो किया, जिसकी वजह से मार्केट में मेरे कंपनी के लिए परसेप्शन चेंज हुआ। एंड नाउ मार्केट पहले जो 10 टाइम्स का पी मल्टीपल देता था उसको रीरेट करके दे रहा है 20 का पी मल्टीपल। तो इन दिस सिनेरियो 100 विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 20 का पी मल्टीपल, तो मेरे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ के हो जाएगा 2000 रुपए। एंड इसे ही हम कहते हैं पीई री रेटिंग, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की री रेटिंग। एंड हियर यू कैन सी 200 रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ के हो गया है 2000 रुपए। सो ऑलरेडी प्रतीक इंडस्ट्रीज ने 10 टाइम्स अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को मल्टीप्लाई कर दिया। एंड दिस इज नथिंग बट द पावर ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड पीई री रेटिंग जो स्टॉक मार्केट में भी होती है, जो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता होगा। देयर इज वन कंपनी कॉल्ड एज ABB इंडिया लिमिटेड। नाउ यहां पर अगर आप देखो कैलेंडर ईयर 2016 से 2019 का जो पीरियड है वहां पर कंपनी ने अपनी सेल्स को अच्छे से ग्रो नहीं किया, जिसकी वजह से कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो 8 to 7% के आसपास होवर कर रहा है। यहां पर 2020 में भी कंपनी का पैट मार्जिन था 5%। एंड यहां पर क्लियरली हमें दिख रहा है दैट कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिल रहा। एंड यहां पर आफ्टर 2020 इफ यू कैन सी कंपनी ने अपनी सेल्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। 7000 करोड़ की सेल्स, 8500 करोड़ की सेल्स, 5800 करोड़ की सेल को कंपनी ने 19% से ग्रो किया एंड हो गए 6934 करोड़ की सेल्स। उसको कंपनी ने 23% से ग्रो किया एंड कंपनी की सेल हो गई 8517 करोड़ के आसपास। सो इस केस में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 20% के रेट से ग्रो किया। नेक्स्ट ईयर एज वेल दिसंबर 2023 में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ा के कर दिया 10,500 करोड़ के आसपास। सो यहां पर यू कैन सी दैट पहले जो कंपनी 6-7-8% से ग्रो कर रही थी उसने अपनी सेल को 20% से ग्रो करना स्टार्ट किया। एंड इन दिस सिनेरियो पहले जहां कंपनी 7300 करोड़ की सेल पे 300 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, सो ये प्रॉफिट मार्जिन हो गया अप्रोक्सीमेटली 4.5% के आसपास, जहां पर अगर हम देखें 7315 इंटू 4.5% तो ये अप्रोक्सीमेटली 329 के आसपास आ जाते हैं। तो 4% के प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही थी। एंड नाउ जहां पर कंपनी ने अपनी सेल को 20% से ग्रो किया एंड जहां पर कंपनी के जो एम्प्लॉय एक्सपेंस रह गए, जो रेंट एक्सपेंस रह गए वो फिक्स्ड रह गए एंड कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिला, जिसकी वजह से अभी जहां पर कंपनी 10,450 करोड़ की सेल्स जनरेट कर रही है एंड यहां पर कंपनी 10% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही है, 1045। सो 10% से भी ज्यादा 12% के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जनरेट कर रही है। एंड दिस इज नथिंग बट ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसकी वजह से अगर हम कंपनी का स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखें 10 ईयर का, तो यहां पर आप देख सकते हो 2019 से लेकर 2020 तक जो कंपनी का स्टॉक प्राइस था वो स्टेगनेंट था, बट वहां से कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है 1200-1300 रुपए का स्टॉक प्राइस जो जैन 2021 में था वो बढ़ के हो गया, जो ऑल टाइम हाई टच करके आया है कंपनी का स्टॉक प्राइस 14 जून 2024 में 9020 रुपीस के आसपास। एंड यहां पर यू कैन सी बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो करके मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करके दिए। सो ये तो हो गई पास्ट केस स्टडीज की बात। नाउ आई हैव सम ऑफ द कंपनीज जो मैंने रिसर्च की है एंड यहां पर मुझे पर्सनली लगता है दैट शायद से इन द फ्यूचर नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट हो सकता है। बट प्लीज 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 डोंट टेक इट एज अ फाइनेंशियल एडवाइस। आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो एंड ग्रास्प दिस वीडियो एज एन एजुकेशनल वीडियो जहां पर मैंने आपको समझा दिया ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है। ऑल्सो आई वांट टू डिस्कस दैट डी लिवरेज भी होता है, ऑपरेटिंग डी लिवरेज भी कंपनीज को मिलता है, जो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ अभी समझा दूंगा। बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट आई विल कीप ट्रैकिंग दिस बिजनेसेस एंड अगर आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ भी गड़बड़ होती है और जो मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो प्ले आउट नहीं होता,
तो आई विल टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। एंड उस टाइम में मैं शायद से आपको अपडेट ना दे पाऊँ थ्रू दिस वीडियो, शायद से मैं बिजी हूँ या फिर मैं वो वीडियो का टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, एंड इन दिस सिनेरियो आपका लॉस भी हो सकता है। सो प्लीज 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 कीप इन माइंड दैट दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट ये जो ट्रिगर्स है वो प्ले आउट हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कंपनीज के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू ग्रो हो सकते हैं। नाउ आई विल लीव इट अप टू यू दैट आपको इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आई डिस्कस दैट ऑपरेटिंग डीलिवरेज कैसे प्ले आउट होता है। सो देयर इज वन कंपनी कॉल्ड एज लॉरस लैब्स, एंड यहाँ पर अगर हम लॉरस लैब्स की बात करें तो आप देख सकते हो दैट सेल्स जो कंपनी की है, जहां पर कंपनी जो मार्च के बाद जो सारे ही फार्मा एंड केमिकल कंपनीज एंड जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज थी उनमें बहुत ही अच्छा बूम दिखा था। सो फार्मा को बहुत ही अच्छा रन चल रहा था, जहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी 20, 30, 50% से अपनी सेल्स को ग्रो कर रही थी। बट वहां से कंपनी ने अपनी सेल्स को डी ग्रो करना स्टार्ट किया, -3%, -23%, -22%, -22% अगेन, एंड यहाँ पर उसके बाद कंपनी 4%, 1% की ग्रोथ दिखा रही है। सो यहाँ पर पहले जहां पर कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा था, जहां पर 1500 करोड़ की सेल पे कंपनी 233 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, वही जो प्रॉफिट है वो बिकॉज कंपनी को ऑपरेटिंग डी लिवरेज मिला। बिकॉज अगर सेल्स कम होती है फिर भी कंपनी को एम्प्लॉय एक्सपेंस तो देने ही पड़ेगा, फिर भी कंपनी को रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी 1200 करोड़ की सेल पे 37 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। एंड आप देख सकते हो पहले 1400 करोड़ की सेल पे कंपनी 232 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जहां पर कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा था। बट सेम रुपीस की सेल पे जो 1200 करोड़ की सेल है उस पे कंपनी 37 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। फिर से 1200 करोड़ की सेल पे कंपनी 23 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सो यू कैन सी दैट ऑपरेटिंग डी लिवरेज भी प्ले आउट हो सकता है किसी भी कंपनी में। Now let's discuss some of the businesses जहां पर मुझे लगता है that operating leverage play out हो सकता है, but again this is not a buy and sell recommendation guys. Okay, so the first company in the list is Narayana Hrudayalaya, जो as of now I am recording this video on 11th Feb. So ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 27,700 करोड़ के आसपास, एंड कंपनी फिलहाल 35 टाइम्स के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। नाउ द की ट्रिगर जिसकी वजह से मुझे लगता है that इस कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो सकता है इज बिकॉज इस कंपनी का एक नया हॉस्पिटल कमेंस हो रहा है इन केमन आइलैंड, एंड यहाँ से कंपनी को एक अच्छी सेल मिल रही है, एंड यहाँ पर कंपनी कह रही है that उसका जो मार्जिन है वो भी अच्छा है। जहां पर आप देख सकते हो केमिन फैसिलिटी पे कंपनी अपडेट दे रही है, द आउटपेशेंट फैसिलिटी इन द केमिन वाज कमीशन्ड अबाउट अ वीक प्रायर टू द कॉल, एंड फुल स्केल हॉस्पिटल कमेंस हो जाएगा इन नेक्स्ट 4 वीक्स। एंड यहां पर कंपनी कह रही है दैट मैनेजमेंट इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रेवेन्यू रैंप अप पोस्ट कमीशनिंग विद फोकस ऑन आउटपेशेंट सर्विस इनिशियली। सो यहां पर बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगर मुझे लगता है दैट कंपनी के मार्जिन बढ़ सकते हैं, जहां पर कंपनी कह रही है दैट इनिशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ 6 to 8 क्वार्टर्स फॉर मार्जिन नॉर्मलाइजेशन रिवाइज टू 4 to 5 क्वार्टर्स ड्यू टू बेटर देन एंटिसिपेटेड कॉस्ट कंट्रोल। सो कंपनी जो पहले 6 से 8 क्वार्टर का मार्जिन नॉर्मलाइजेशन का पीरियड रख रही थी वो कम करके 4 to 5 क्वार्टर कर दिया है कंपनी, बिकॉज उनको एक अच्छी कॉस्ट कंट्रोल दिख रही है एंड अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कंपनी को, जिसकी वजह से कंपनी ने अपने मार्जिन नॉर्मलाइजेशन का जो गाइडेंस दिया था 6 से 8 क्वार्टर का वो कम करके 4 to 5 क्वार्टर्स कर दिया है। सो दिस इज द ट्रिगर जिसकी वजह से मुझे पर्सनली लगता है दैट इस कंपनी में ऑपरेटिंग लिवरेज इन नियर फ्यूचर प्ले आउट हो सकता है इन नेक्स्ट 4 to 5 क्वार्टर्स में। बट अगेन प्लीज 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 आपको ये कंपनी ट्रैक करनी पड़ेगी एंड देन ओनली यू कैन टेक अ कॉल दैट ये कंपनी में क्या होने वाला है। द सेकंड कंपनी इन द लिस्ट जो अगेन एक हॉस्पिटल बिजनेस हो जाता है, जो हो जाता है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर लिमिटेड। नाउ हॉस्पिटल सेक्टर के ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आपको जानना है दैट हॉस्पिटल सेक्टर कैसे काम करता है, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। सो यू कैन चेक इट आउट। प्लीज लाइक बटन के नीचे आ रहा हो तो लाइक बटन को प्रेस करना भूलना मत। एंड उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो यथार्थ हॉस्पिटल फेस कर रही है, जहां पर कंपनी के ऊपर कुछ टैक्स मैटर्स चल रहे हैं, जो मैंने लास्ट एपिसोड में जो हॉस्पिटल वाला एपिसोड है उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। सो मैं आई विल नॉट डिस्कस अगेन ऑन दिस वीडियो, बट यू कैन चेक दैट वीडियो आउट आफ्टर दिस एपिसोड। बट कंपनी ने न्यू दिल्ली एंड फरीदाबाद में 2 नए हॉस्पिटल एक्वायर किए, एडिंग अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 बेड्स रिस्पेक्टिवली, एंड कंपनी प्लान कर रही है उन्हें ऑपरेशनलाइज करने का बाय Q1 ऑफ FY26। सो नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स में कंपनी इन दोनों नए हॉस्पिटल को जो कंपनी ने एक्वायर किए उनको ऑपरेशनलाइज कर देगी, एंड जिससे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है एंड कंपनी के मार्जिन बढ़ सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड कंपनी जहां पर मुझे लगता है दैट ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो सकता है। नाउ द फर्स्ट जो 2 कंपनी मैंने डिस्कस की वो हॉस्पिटल सेक्टर से बिलोंग करती है। जो यथार्थ हॉस्पिटल है उसका मेजर प्रेजेंस दिल्ली नोएडा रीजन में हो जाता है, एंड जो नारायणा रुद्रालय है उसका मेजर प्रेजेंस बेंगलोर कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल के साइड हो जाता है। नाउ द थर्ड कंपनी इन द लिस्ट है स्काई गोल्ड लिमिटेड। नाउ ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो बड़े बड़े ज्वेलर्स है उनके लिए। सो टाइटन, कल्याण, सेनको, पीएनजी, गेटगिल, इन सारी कंपनीज के लिए ये कंपनी B2B प्लेयर हो जाती है, जहां पर ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज रिटेल ज्वेलर्स इस कंपनी को ऑर्डर देती है ज्वेलरी बनाने के लिए, एंड ये कंपनी उस ऑर्डर को फुलफिल करके इन ज्वेलरीज को इन कंपनीज को देती है। एंड यहाँ पर बिकॉज ये B2B कंपनी हो जाती है तो यहाँ पर मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सो इफ
इफ यू कैन सी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 4 to 5% के रेंज में होवर हो रहा है. सो इफ यू कैन सी कंपनी ने अपनी सेल को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है. 30%, 72%, 90%, 92%, 94%, 117%. लास्ट 3 क्वार्टर में 90% के आसपास से कंपनी अपनी सेल्स को ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है. सो जिसकी वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और कंपनी का मार्जिन 5% से बढ़ के हो गया है 6% के आसपास. नाउ इस कंपनी में ऑपरेटिंग मार्जिन ये 6-7% के आसपास ही होवर करेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सका, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, एक B2B प्लेयर है ज्वेलरी इंडस्ट्री में. सो अगर कंपनी अपनी सेल को बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी तो कंपनी का मार्जिन हल्के से ग्रो होगा बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लिवरेज. बट इस हल्के से ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से भी कंपनी ने पिछले 12 महीनों में अपनी सेल को 100% से ग्रो किया एंड प्रॉफिट को 228% से ग्रो किया. सो क्लियरली कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है. द थर्ड कंपनी जो अगेन एक डिफरेंट सेक्टर से हो जाती है, जिसका नाम हो जाता है इंटराग बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड. नाउ ये कंपनी जो प्री बिल्ड प्री इंजीनियर्ड बड़े बड़े वेयर हाउसेस होती है वो मैन्युफैक्चर करती है और कंपनीज को देती है. सो यहाँ पर लेट्स अज्यूम दैट मैं एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्ड करना चाहता हूँ एंड मेरे पास एक जमीन पड़ी है, बट वहां पर अगर मैं स्क्रैच से कोई प्लांट बिल्ड करने जाऊँ तो वहां पर 8, 10, 12 महीनों का भी समय लग सकता है एंड उस महीनों में मेरे मार्जिन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो सकते हैं बिकॉज जो एक जगह पे मैंने बहुत ज्यादा कैपेक्स किया है वहां पे से मैं सेल्स जनरेट ही नहीं कर पा रहा. एंड इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे ये कंपनी काम करती है, जहां पर ये कंपनी प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है. तो इस कंपनी के पास एक अच्छा सा ढांचा रहेगा जो प्री इंजीनियर्ड रहेगा एंड इसको बिल्ड करने के लिए कंपनी को 2 से 3 महीनों का मैक्सिमम 4 महीनों का समय लगेगा, जो विन विन हो जाता है बिकॉज ये कंपनी के पास एक एक्सपर्टीज है. तो मैं इनको पे करूंगा उस प्लांट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एंड मुझे 4 महीनों में वो मेरा प्लांट है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा एंड मैं वहां से सेल्स जनरेट कर सकता हूं. सो दिस इज द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी. एंड यहाँ पर अगर आप देखो पहले कंपनी 3-8% से अपनी सेल्स को ग्रो कर रही थी, जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 14.96 तो 15% से अपनी सेल को ग्रो किया एंड बिकॉज ऑफ दैट पहले जहां कंपनी 9 से 8% का ऑपरेटिंग मार्जिन जनरेट कर रही थी वो बढ़ के हो गया 10% के आसपास. सो इस कंपनी को भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पर आई वांट टू सी दैट आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी कैसे अपनी सेल्स को ग्रो करती है. एंड अगर यही 14-15-20% की ग्रोथ रखती है कंपनी एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है एंड शायद से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा बढ़ सकते हैं. बट दिस एज एन इन्वेस्टर आई हैव टू ट्रैक एंड यू गाइस हैव टू ट्रैक. सो दिस इज द फोर्थ कंपनी इन द लिस्ट. द नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड और ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है बड़े बड़े फार्मा कंपनीज के लिए. सो ये कंपनी को जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है वो कंपनीज ऑर्डर देती है एक दवाइयों को मैन्युफैक्चर करने के लिए एंड ये कंपनी बल्क में उन दवाइयों को मैन्युफैक्चर करती है और उन कंपनीज को प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पर अगर आप देखो पहले कंपनी बहुत ही अच्छे से अपनी सेल्स को ग्रो कर रही थी, बट लास्ट 3 से 4 क्वार्टर्स में कंपनी ने अपनी सेल्स को डीग्रो किया है. 18% की सेल्स डीग्रो हो गई 8.6% के आसपास, -7%, -2%, -2%. बट इन रिसेंट क्वार्टर कंपनी ने अपनी सेल को -2% से लेकर 10.57% ग्रो किया. सो दिस इज द इनिशियल ट्रिगर एंड यहाँ पर जो क्रेम्स एंड सीडीएमओ बिजनेस होते हैं, सो दीज बिजनेसेस आर वेरी लंपी बिजनेस. सो जिसकी वजह से अगर किसी क्वार्टर में कंपनी ने अपनी सेल को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, सो इस सिचुएशन में यू हैव टू ट्रैक दैट क्या कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में भी अपनी सेल्स को ऐसे अच्छे से ग्रो कर पा रही है या नहीं, क्योंकि इन सारी कंपनीज में कंपनी की सेल्स ग्रो भी एक्सपोनेंशियली होती है और डी ग्रो भी एक्सपोनेंशियली होती है. बिकॉज अगर समझो कि कोई बड़ी फार्मा कंपनी का कोई प्रोडक्ट फाइनल स्टेज में हो गया एंड कमर्शियल स्टेज में आ गया, सो वो जो फार्मा कंपनी है वो बहुत ही बल्क में इन सारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, जो फार्मा कंपनीज इन कंपनी की दवाइयां मैन्युफैक्चर करती है, इनको बल्क में ऑर्डर देती है, जिसकी वजह से जो वो कंपनी का जो ड्रग है वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है एंड कंपनी को बहुत ज्यादा अच्छे से सेल्स मिलती रहती है, जो कंपनी की सेल्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर देती है एंड कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्रोवाइड करती है. सो दिस थिंग माइट प्ले इन सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% हो गया बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने अपनी सेल को 10-11% से ग्रो किया. सेम केस इज देयर विद लॉरस लैब्स एज वेल, जहां पर एज आई टोल्ड यू कंपनी को ऑपरेटिंग डी लिवरेज मिला था 28%, 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होके हो गया था 15-17% के आसपास. बट रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अपनी सेल को 18.42% से ग्रो किया. सो ये क्लियर ट्रिगर देता है दैट कंपनी का कोई जो प्रोडक्ट है, जो एंड कंज्यूमर का जो कोई प्रोडक्ट है वो फाइनल स्टेज में हो गया है एंड कमर्शियल स्टेज में चला जा सकता है, जिसकी वजह से कंपनी को एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ सेल्स मिलती रहेगी एंड कंपनी अपनी सेल को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है. एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू ट्रैक एंड यहाँ पर जिसकी वजह से कंपनी का 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के हो गया 20% के आसपास. एंड द लास्ट कंपनी इन द लिस्ट इज अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड इस कंपनी को भी ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा था अराउंड 2020-2023 के ड्यूरेशन में. नाउ इस कंपनी के केस में इफ यू कैन सी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी ने अपनी सेल को 20%, 15%, 43% एंड 65% से ग्रो किया एंड इस कंपनी के गाइडेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छे. इफ यू गो ऑन अ कॉन कॉल एंड सी, यहाँ पर आप नोट्स में ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के देख सकते हो एंड अगर जिस तरह से कंपनी गाइडेंस दे रही है वो सच में कंपनी में प्ले आउट होता है तो कंपनी को बहुत ही तगड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल सकता है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकते हैं. लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया, बट अगर इसी तरह से कंपनी की सेल्स 65%, 70% से ग्रो होते रहती है, जो कंपनी का गाइडेंस भी है, यू हैव टू रीड कॉन कॉल, आप प्लीज रीड कर देना. सो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आगे भी और ज्यादा बढ़ सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द कंपनीज जो मुझे लगता है दैट आने वाले फ्यूचर में इन कंपनीज में कुछ ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं जिसकी वजह से कंपनीज को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल सकता है. नाउ
एज अ होमवर्क आई वांट यू टू फाइंड आउट सम ऑफ द कंपनीज जो आपको लगता है आपकी स्टडी के हिसाब से दैट ऑपरेटिंग लिवरेज उन कंपनीज को मिल सकता है इन नियर फ्यूचर, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकता है. प्लीज 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 आई वांट यू टू डू दिस रिसर्च एंड लेट अस नो द नेम्स ऑफ द कंपनीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई श्योरली लुक दोस कंपनीज एंड विल रिप्लाई इन द कमेंट ओनली दैट क्या उस कंपनी में चल रहा है फ्रॉम माई साइड. बट ये चीज बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी इस इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसको नए कंपनीज आइडियाज को ढूंढने के लिए. सो प्लीज डू योर रिसर्च एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऐसे ही नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू प्रतीक इन्वेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय.